come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. अमेरिका में ही छिड़ गई आपसी जंग, पूरी दुनिया है दंग। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में आज वो हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल गया। 4 लोगों की जान चली गई। ये सब कुछ हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट के भड़काने पर। ट्रंप ने अपने समर्थकों को ऐसा भड़काया कि सारी सीमाएं टूट गई। ट्रंप समर्थक अमेरिकी संसद में घुस गए और फिर जमकर कोहराम मचाया। अंकल सैम अंकल शेम में बदल गया। जिस अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल का इतिहास 2 सदी से भी ज्यादा पुराना है, उसका 1448 दिन के ट्रंप शासन में क्या हाल हो गया, ये देखिए। पूरे विश्व की उंगलियां आज उस सबसे पुराने और मजबूत माने जाने वाले लोकतंत्र की तरफ तन गई, जहां एक जाता हुआ राष्ट्रपति सत्ता से चिपके रहने की खातिर लोकतंत्र को हिंसा और आगजनी में झोंक रहा है। पिछले चुनावों की हार हजम नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप को। सभी हदों को पार करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों को ऐसा उकसाया कि उपद्रवियों ने अपने देश में लोकतंत्र के केंद्र कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. गोलियों की आवाज और आगजनी की ये कैपिटल हिल पर अभूतपूर्व तस्वीरें देखिए, मानो लोकतंत्र का सबसे बदसूरत चैप्टर लाइव चल रहा था। ट्रंप समर्थकों की पूरी भीड़ कैपिटल हिल पर टूट पड़ी थी। पुलिस रोकने में नाकाम रही और वो अंदर तक घुस आए। सीढ़ियों पर हुड़दंगी कोहराम मचाने लगे। ये भिड़ंत लगभग 3 घंटे तक चली। एक सुरक्षाकर्मी बेकाबू प्रदर्शनकारियों को समझा रहा था, उन्हें पीछे हटने को कह रहा था और तमतमाए हुड़दंगी उन्हें सीढ़ियों पर दौड़ा रहे थे। हालात बेकाबू होते चले जा रहे थे। हथियारबंद सैनिकों ने फिर मोर्चा संभाला। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब कोई रास्ता नहीं सूझा और ट्रंप समर्थक बेकाबू होकर पूरे कैपिटल हिल में कोहराम मचाने लगे, तो नेशनल गार्ड्स ने गोली चलाई। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े, घेराबंदी की। एक महिला की गोली लगने से मौत भी हुई। कुल 4 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी अंदर सदन में घुस आए। एक तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ गया। वॉशिंगटन के इस नेशनल कैपिटल बिल्डिंग में घमासान छिड़ा था। बाहर हंगामा जारी था, तो कई लोग बिल्डिंग की छतों और गैलरी पर जम गए थे। एक चुनी हुई सरकार का हक मारने के लिए उपद्रवियों का ये हुजूम अमेरिका के लोकतंत्र की सबसे भद्दी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा था। मानो अपनी साख के विध्वंस की कहानी इतिहास में दर्ज कराना ही मकसद हो। सत्ता की लड़ाई अमेरिका में ऐसा शक्ल अख्तियार कर सकती है, किसने सोचा था। जिस मुल्क ने इराक जैसे दूसरे देशों में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण कराने का दावा ठोका, उसका आज खुद ये हाल था। भारी संख्या में जमे ट्रंप समर्थक संसद भवन को घेरे हुए थे। किसी के हाथ में बैनर थे, किसी के हाथ में झंडे। कोई चिल्ला रहा था, लोकतंत्र की चोरी रोको। किसी के बैनर पर लिखा था, झूठ को बेनकाब करो, तो कोई गाने गा रहा था। तस्वीरें भयावह थी। एक जगह तो उपद्रवी वहशियों की तरह एक व्यक्ति पर ही टूट पड़े। पूरी भीड़ एक व्यक्ति को जमीन पर पटक कर उस पर टूट पड़ी।
अंधेरा होते होते सुरक्षा बलों ने संसद परिसर को खाली तो करा लिया, लेकिन बाहर ट्रंप समर्थक डटे रहे। हालात बिगड़ने के बाद ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ट्रंप के अकाउंट पर बैन लगा दिया, तो फेसबुक ने 24 घंटे के लिए ट्रंप के पेज को रोक दिया। इंस्टाग्राम ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप को ब्लॉक किया। इस बीच तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस हिंसा की जमकर सोशल मीडिया पर निंदा की और इसे अमेरिका के लिए काला दिन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, दुनिया हैरान है। किसने सोचा था कि दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले मुल्क में ही लोकतंत्र की सबसे पावन और शक्तिशाली जगह पर डेमोक्रेसी की ऐसी दुर्दशा होगी। सवाल तो ये है कि विश्व के सबसे विकसित मुल्क में समर्थकों के दम पर ट्रंप जैसा नेता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सांसद जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसदीप सिंह, ट्रंप समर्थक, कुछ देर में जुड़ेंगे। नवनीत चुग, कमला हैरिस के मित्र, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक अमर, एसोसिएट प्रोफेसर, हैमिल्टन कॉलेज, न्यूयॉर्क, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन जुत्शी, चेयरमैन है इंडियन अमेरिकन फेडरेशन के, कैलिफोर्निया से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा हम आपको बता दें, ट्रंप के इन समर्थकों का ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए थे अमेरिका में, ऐतिहासिक चुनाव थे। जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। नंबर 1, बाइडेन के बाद इतिहास में सबसे ज्यादा वोट इस बार डोनाल्ड ट्रंप को मिले। जी हां, जो बाइडेन ने चुनाव जीते, सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले। लेकिन नंबर 2 पर होते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी इतिहास में हारने वाले किसी भी राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा वोट मिले इस बार। अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों ने इस बार हालांकि वोट किया था। 15 करोड़ 90 लाख कुल लोगों ने वोट किया था। एक बार फिर से अगर हम पहला वाला फ्लिप करके दिखाएंगे आपको शुरू से, क्योंकि ये इस आंकड़े को गौर से समझिए। 7 करोड़ 42 लाख लोग, जो 15 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट किया था, उसमें से 7 करोड़ 42 लाख लोग, 46.8% लोगों ने, ऐसा अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं हुआ था जब किसी हारने वाले राष्ट्रपति को इतने वोट मिले। और उसके बाद जब दूसरा आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया कि कैसे अमेरिकी वोटर इस बार सबसे ज्यादा तादाद में निकले थे, लड़ाई जिस तरह की थी, नंबर 15 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट किया था। अब नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट डेटा है, 120 साल में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट इसे देखा जाए, क्योंकि 2020 की हम बात कर रहे हैं और 1900 में, तो देखिए ये 120 साल में 1900 में इससे पहले 73.7% लोग आए थे। 2020 में 66.7% के साथ सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट रहा था। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने समर्थकों के बल पर न सिर्फ अमेरिका को, पूरी दुनिया को शर्मसार करें। एक वक्त वो था जब प्रधानमंत्री ने जमकर प्रशंसा की थी डोनाल्ड ट्रंप की, और आज देखिए किस तरह से उनके समर्थकों ने शर्मसार किया है। लेकिन सवाल यह है कि उकसाया क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने? उकसाया, कहा मार्च टू कैपिटल हिल। सुधांशु जी, आपने बहुत एप्रोप्रिएट बात कही है अंजना जी। देखिए, जो कुछ हुआ है, दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक अमेरिका माना जाता था। अमेरिका में संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेके ये चुनौती आज की नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1998 में क्लिंटन लेविंस्की प्रकरण में पहली बार अमेरिकी इतिहास में ऐसा हुआ कि यह सिद्ध हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने झूठ बोला है, उसके बावजूद वो अपनी कुर्सी पर सर्वाइव कर गए। सन 2000 के चुनाव में याद करिए फ्लोरिडा क्राइसिस, जिसमें जॉर्ज बुश सेलेक्ट होकर आ गए थे। आज यह स्थिति दिखाई पड़ी। चलिए, वो तो वहां पर अपनी जगह। अब मैं यहां के बारे में कहता हूं, बिल्कुल सही आपने कहा, क्यों उकसाया। ध्यान रखना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, सत्ता में हो या प्रतिपक्ष, किसी को यह शब्द नहीं बोलना चाहिए, सड़क पे आ जाओ, आर पार की लड़ाई कर लो। यह कौम के इतिहास में यह मौका कभी कभी आता है। 16 दिसंबर 2019, श्रीमती सोनिया गांधी जी, संयम रखना चाहिए। याद करिए कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने कहा कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, अब तो सड़कों पे आके निर्णय करना पड़ेगा। जिनको बड़ा महान बुद्धिजीवी माना गया, हर्षमंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक बहुत बहुमूल्य है, और अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों को यदि हम लोकतंत्र के विराट मंदिर के ऊपर रख देते हैं तो वैसा ही दृश्य दिखता है जैसा कि यहां दिख रहा। परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं,
भारत में एक अंतर है अंजना जी। ये सारे वो देश हैं जहां ये कहते हैं क्रांतियों से लोकतंत्र आया। रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो वहां तो ये सब मज्जर रहा ही होगा। उस जमाने में टीवी नहीं था, वरना फोटो में आती तो ऐसे ही कब्जा किया गया था। भारत में क्रांति से नहीं, शांति से सब कुछ होता था। दुर्भाग्य यह है कि जो जो विदेशी विचारधाराओं का प्रभाव भारत में आया है, तो ये कहने का प्रयास किया जाता, कोई तो ये तक कह देता है हथियार उठा लो, सशस्त्र संघर्ष कर लो। इसलिए हम सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए और ये एक अवसर है कि हम विश्व के सबसे बड़े नहीं, सबसे प्राचीन सांस्कृतिक लोकतंत्र हैं, हम दुनिया में एक उदाहरण रखें और इस प्रकार की चीजों में भी लोग ये सोचें कि भारत की व्यवस्था। आशुतोष जी, ठीक है आशुतोष जी, समर्थकों को उकसाना भारी पड़ सकता है जो सुधांशु जी कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सुधांशु जी थोड़ा सा राजनीतिक बयानबाजी करने से बाज नहीं आए अपने इस कयाम में भी। आज की तारीख में सबको मालूम है कि नफरत की राजनीति कौन करता है, दूसरों को देशद्रोह गद्दार करने की राजनीति कौन करता है। ये जो अपने विरोधियों को दुश्मन साबित करना, देशद्रोही साबित करना, गद्दार साबित करना, देश हित के खिलाफ काम करने वाला 2016 से डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने थे, पहले दिन से वो यही काम कर रहे थे। और उसका नतीजा यह हुआ कि एक ऐसा समाज अमेरिका के अंदर पैदा हो गया है जो आज ट्रंप का अगर समर्थक नहीं है तो वो देश का गद्दार है, अगर वो ट्रंप के साथ नहीं है तो देशद्रोही है, अगर वो ट्रंप के साथ नहीं, समर्थक नहीं है तो फिर वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। नहीं, आप भूल जाइए, इसको फ्लिप कीजिए। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे इससे बड़ा है। ये तस्वीर एक बार पहले आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, उसको फुल फ्रेम एक बार दिखाइए। जो हमारे साथ अमेरिका से मेहमान जुड़े हैं हम उनके पास भी जाएंगे। ये नहीं जो एक व्यक्ति को जमीन पर बिल्कुल पटक दिया गया और सबने उसको ओवर पार किया, वहशियों की तरह उस पर टूट पड़े। मेरा सवाल आपसे कुछ और है सर। आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप के साथ नहीं वो देशद्रोही, लेकिन यहां पे तो ट्रंप समर्थक थे, विरोध करने आए थे। विरोध की क्या सीमाएं तय होनी चाहिए? क्योंकि विरोध जब सीमा तोड़कर उसके पार, आप देखिए ना, ये तस्वीरें देखिए ना, एक एक तस्वीर डेमोक्रेसी के लिए, पूरे विश्व के लिए शर्मसार करने वाली है। और अगर हम अंकल शेम कह रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक महिला की वहां पर गोली लगने से मौत हो गई है, तस्वीरें आ रही है भयावह। ये पूरे विश्व के लिए जागने का वक्त है। विरोध या समर्थक किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, किन सीमाओं को पार करेंगे, ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना। वो पैमाना बदल नहीं सकता है कि इंडिया में है और अगर सरकार विरोधी है तो कीजिए, वहां पर आप ट्रंप समर्थक है तो कीजिए। क्या इस सवाल में दम नहीं है आशुतोष जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि समाज तैयार कौन कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि इनको सड़क पर उतरकर इस तरीके की हरकत करने के लिए तैयार कौन कर रहा था। पिछले 4 साल से जो डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति थी वो नफरत की राजनीति थी, वो अपने विरोधियों को दुश्मन साबित करने की राजनीति थी। आप क्या हिंदुस्तान के संदर्भ इस बात को नहीं देखते हैं क्या? हिंदुस्तान के संदर्भ में भी तो आज वही बात हो रही है। अगर आप विरोध करते हैं तो आप दुश्मन हैं, अगर आप विरोध करते हैं तो आप अगर एक ऐसा समाज बना रहे हैं जिसमें बातचीत करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आज सीएनएन ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा डोंट वेपनाइज डिफरेंसेस, डोंट वेपनाइज योर आइडियोलॉजी। जो वेपनाइज का मतलब क्या है कि अगर मेरी आपसे मतभेद है तो आप उस मतभेद के आधार पे मुझे देशद्रोही घोषित कर देंगे और उसके बाद मेरे खिलाफ हिंसा का वातावरण बनाएंगे। तब यही लोग जब चुनाव हारने लगेंगे तो वो सड़कों पर उतरकर इसी तरह की हरकत करेंगे। सुधांशु जी, छोटा सा रिस्पांस फिर अमेरिका से जो मेहमान जुड़े उनके पास कि विष बोना, नेताओं द्वारा अपने समर्थकों में विष बोना, उनके मन में जहर डालना, बिल्कुल आपने वो फिर कहीं निकलता है। आशुतोष जी ने अच्छी बात कही, डोंट वेपनाइज, आइडियोलॉजी को वेपनाइज मत करिए। पर ये बताइए, अगर हाथ शरीर में दर्द हो तो हाथ काम करे, अब हाथ ही में दर्द हो तो क्या करें? उस आइडियोलॉजी का क्या कहिए जो पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन? उस आइडियोलॉजी पे भी तो कुछ बोलिए। और वो आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में हिंसा उठाए हुए जिहाद के नाम पे, उन आइडियोलॉजी पे तो शांति का मरहम होना चाहिए। और यहां पर जो पूरी दुनिया में शांति की प्रतीक आइडियोलॉजी है उसके ऊपर वो इंपोजिशन होना चाहिए कि साहब यही हिंसा की प्रतीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं विनम्रता से गांधीयंस विद गन कहने वालों को निकाल बाहर करिए, वरना ये खा जाएंगे देश को। ये मेरा कहना है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सुधांशु त्रिवेदी अचानक इतनी गरजने वाली आवाज में करने लगे हैं, वो कौन लोग थे जो दंगा कर रहे थे गुजरात के अंदर? वो कौन लोग थे जिनको बचाने की कोशिश की गई?
वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाने का काम किया? वो कौन लोग थे जो सड़कों पर ऐसे नारे लगा रहे थे जिनके बारे में आज हम बातचीत नहीं कर सकते? वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि कपड़ों से पहचान लेते हैं? वो कौन लोग थे जो कब्रिस्तान में शमशान की बात किया करते थे? वो कौन लोग थे इतने कस के ईवीएम का बटन दबाव के शाहीन बाग जाके लगे? क्या उनका नाम लेने की मुझे जरूरत है क्या? तो वो कौन लोग थे आशुतोष जी जो ईवीएम से निकले नतीजों पर अविश्वास पैदा कर रहे थे इस देश में? वो लोग कौन थे? आशुतोष जी एक सेकंड आशुतोष जी, इस देश में चुनावी नतीजों पर शक पैदा करने वाले कौन थे? वो कौन लोग थे जो कहते थे कि गोली मारो उनके डैश डैश डैश? वो कौन, किस पार्टी के थे? किस मंत्रालय में काम करते थे वो? क्या उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई किया? वो कौन लोग थे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती, जस्टिफिकेशन कर रहे थे हिंसा को? क्या उनका नाम लेने की जरूरत है क्या? क्या वो कौन लोग थे जो कहते थे 5 और उनके 25? क्या ये बताने की जरूरत है क्या? मैं यही बात कहना चाहता हूं, विचारधारा चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, चाहे वो माओवादियों की हो चाहे वो संघ की हो, अगर वो हिंसा को बढ़ाएगी तो फिर समाज बनेगा। और इसी तरह ये तमाम सवाल मैं पूछूंगी सुधांशु जी से, लेकिन मेरे सवाल से आप भाग गए। ईवीएम और चुनावी नतीजों पर शक पैदा करने वाले कौन है इस देश में जो वहां पर ट्रंप कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूं उनकी भी निंदा होनी चाहिए। जो लोग नहीं आशुतोष जी, तो निंदा तो ये भी कर देते होनी हैं, चाहिए और उनकी भी निंदा होनी चाहिए। निंदा तो ये भी कर देते हैं। अभी सुधांशु जी से पूछती हूँ, निंदा कर देंगे? उनकी भी निंदा होनी चाहिए। निंदा वाला मुल्क तो बन ही गए हैं, हर बात पे करिए जिसको जो करना है, फिर निंदा कर दीजिए। सुनिए सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब। अमेरिका से जो मेहमान है वो जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी बोलिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने गोधरा में आग लगाई थी? चोचू नहीं बोला। वो कौन लोग थे जिन्होंने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने लाखों हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया था? अरे उस पर भी तो बोलिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे। वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है? मान्यवर कभी उस पर भी बोल दिया करिए। मैं बोलूं, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। उनके साथ तो गठबंधन। सुधांशु जी, वो तो शांति, सुधांशु जी, मैं ऐसे हर कृत्य की निंदा करता हूं। मैं ऐसे हर कृत्य की निंदा करता हूं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई है आप उनकी भी निंदा करिए। जिन्होंने गुजरात में दंगा किया है आप उनकी भी निंदा करिए। जिन्होंने सिख दंगा किया है उनकी भी निंदा करिए। आज जिन्होंने बोलिए ना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कौन था? जिन्होंने कहा ये राजीव गांधी गलत था, उनकी भी आपने कहा हमने क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं बोला मोदी जी ने कभी। मैं निंदा करता हूं सवाल खड़े करने वालों की। अगर आप तो आप भी निंदा करिए। सुधांशु जी, अगर ट्रंप ने ये कहकर लोगों को भड़काया कि कैपिटल हिल मार्च करो, तो आपके मंत्री, एक सेकेंड सुधांशु जी, मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में आइए ना। अगर ट्रंप ने वहां भड़काया कह के कैपिटल हिल मार्च करो, तो आपके तो एक मंत्री ने गोली मारो फिर जनता से बुलवाया गाली। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं कि हम तो सुनिए, क्या किया आपने उनके खिलाफ? के ऊपर हम अपने मंत्री ने नहीं बोला कि गोली मारो। मंत्री ने बोला देश के गद्दारों को जनता ये भी कह सकती थी। मैं कहती हूँ झूठे मारो, पत्थर मारो, ऐसा अत्याचार मत करिए प्लीज। आपको याद है ना कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बेटा कौन था जिसने बैट से मारा था? आपको याद है ना कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का क्या नाम था? बोल लीजिए। आपको मालूम है ना कि साध्वी प्रज्ञा ने संसद के अंदर नाथूराम गोडसे को आपने आज तक उनको पार्टी से निकाला? नहीं बोला, नहीं बोला। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोला था, आपने निकाला क्या पार्टी से उनको? क्या कर रहे हैं नहीं आप बोलिए। कुछ भी बोल देते। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोला था साध्वी प्रज्ञा ने, नहीं बोला था? बताइए। नहीं बोला। उनके खिलाफ पार्टी ने क्या एक्शन लिया? आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ पार्टी ने क्या एक्शन लिया? नहीं बोला। अच्छा, मैं दूसरी बात, अरे भाई आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ क्या? आज आपको क्या हो गया है? जिन्होंने खुलेआम बैट लेकर मारा था ऑफिस अफसर को। अच्छा बोलिए, आपने दिलीप घोष के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जरा मुझे बताइए। आपने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने कहा 10 गज जमीन के नीचे गाड़ देंगे? बोलिए। अब मैं बोलूं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे, आप दिलीप घोष के खिलाफ कार्रवाई करिए। सुधांशु जी लौटते हैं। देखिए, उसी के बहाने देश के अंदर की मैं नवनीत चुग जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अमेरिका से भी हमारे तमाम मेहमान हैं। ये तस्वीरें तो खैर बेहद ही शर्मनाक है, लेकिन एक आरोप जो लग रहा है वो पुलिसिया कार्रवाई पर भी लग रहा है। वहां पर कई ऐसे अश्वेत हैं जो ये महसूस करते हैं कि अगर जैसे जॉर्ज फ्लॉयड की जिस तरह से एक वक्त पर पुलिस पर आरोप लगा, उन्होंने हत्या की थी मॉल के बाहर, वैसे ही यहां पर चूंकि श्वेत थे सारे प्रदर्शन करने वाले, शुरुआती ढील बरती गई जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बन गई। बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं
और उन्होंने 50 बारी कोर्ट गए हैं और 90 जजेस ने फैसला किया है कि वो हार गए हैं। काउंटिंग भी 2 बारी हो चुकी है। पर वो ट्रम्प ऐसे इंसान है, बहुत मतलबी इंसान है और बहुत घमंड है, और वो कभी भी हार नहीं मान सकते। और कभी भी उन्होंने अमेरिका की तो परवाह की ही नहीं, सिर्फ अपना नाम और अपना ब्रांड पहले दिन से। और जैसे आपके गेस्ट ने भी बोला कि नफरत से काम चलाया है और लोगों को इनवाइट किया है पिछले 2-3 दिन से कि आओ लेकिन वॉशिंगटन आओ, मैं मेरा आपको बीच आखिरी में दिन टोक है। रही हूं, आपकी बात सही है और ये बात हम सब समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, वही जो मैंने डेटा से शुरुआत की थी कि अमेरिकी चुनावों के इतिहास में किसी भी हारने वाले राष्ट्रपति को इतने वोट नहीं मिले हैं, बल्कि किसी जीतने वाले राष्ट्रपति को इतने वोट नहीं मिले हैं जितना ट्रंप को हारते हुए मिले हैं। लोगों को उकसाना एक तरफ, लेकिन उकसाकर इस तरह की हरकत अमेरिकियों का करना, आप देखिए कैपिटल हिल की ये तस्वीरें। आप कहते थे इराक में जाकर हम वहां सत्ता का हस्तांतरण पीसफुली कराएंगे। डेमोक्रेसी क्या है अमेरिका से सीखो। ये ट्रंप के समर्थक, ये अमेरिकी लोग हैं, ये वोटर हैं वहां के। तो ये क्या हो गया अमेरिका को? डेमोक्रेसी में ये नहीं फर्क पड़ता कि उस किसको कितने वोट मिले हैं। अगर किसी को उससे भी ज्यादा मिले हैं तो वो जीतता है। आज से 100 साल पहले अमेरिका की पॉपुलेशन 10 करोड़ थी, अब 33 करोड़ है। तो ऑब्वियसली वोटिंग डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना हो गई है। और अगले बारी में इलेक्शन में और ज्यादा वोट होंगे, क्योंकि हर साल 8 मिलियन लोग और पैदा होते हैं कंट्री में। सो वोट ज्यादा मिली है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो बाइडेन को ज्यादा वोट मिली है और वो प्रेसिडेंट है। डेमोक्रेसी में 74 मिलियन वोट मिले हैं, पर वो हार गए हैं। पर आज वहां पे सिर्फ 30,000 लोग आए थे गुंडागर्दी करने। सो अगर खुली डेमोक्रेसी हो, बहुत पावरफुल डेमोक्रेसी हो, तो ऐसे ही होता है। ये थोड़ा नुकसान है कि फ्री स्पीच है, फ्री प्रोटेस्ट है, किसी ने जो कुछ बोलना है बोल लो, और वो जेल भी जाने को तैयार है। आज 100 जने आज रात को जेल में थे। ठीक, जसदीप जी हमारे साथ आ गए हैं। जसदीप जी ट्रंप समर्थक है। जसदीप जी, सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, पूरे विश्व को शर्मसार कर दिया ट्रंप समर्थकों ने। आप भी ट्रंप समर्थक है, इसीलिए सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं। जी पूछिए। पूछा आपसे मैंने, शर्मसार कर दिया, ये क्या हुआ? क्या ये तरीका होता है अपनी बात कहने का? दिखाइए तस्वीरें, मुझे ये बताइए कि अगर आप मुझे ये बताइए कि 75 मिलियन ट्रंप सपोर्टर हैं। मैं मानता हूं कि कल जो वहां पे हुआ वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था, पर लेकिन 75 मिलियन ट्रंप सपोर्टर जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, अगर उनकी आप कुछ शिकायतें उनको नजरअंदाज करते जाएं, मीडिया भी उनकी खिलाफ होता जाए, जुडिशरी भी खिलाफ होती जाए, हर चीज एक स्वाम्प जिसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बना दी जाए, और डेमोक्रेसी का एक मजाक उड़ाया जा रहा हो पिछले 4 साल से ट्रंप की नहीं, ऑपोजिशन की तरफ से, उनके ऊपर 4 साल उनकी प्रेसिडेंसी को मान्यता ही ना दी जाए। आप इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे? आप इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे? ट्रंप और ब्रांड ट्रंप उससे भी बड़ा हो गया, अमेरिका की डेमोक्रेसी से बड़ा हो गया। ट्रंप की बात नहीं है यहाँ पे प्रूव हो चुके हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स में धांधली हुई थी। कहाँ प्रूव हो गया? कौन सी अदालत में? वो तो आप कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, तो गए हैं ना, अभी भी केसेस चल रहे हैं। तो कहाँ प्रूव हो गया? प्रोटेस्ट कल हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 महीने आप गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अमेरिका में डेमोक्रेटिक 6 महीने से डेमोक्रेट्स जो है यहाँ पे सड़कों पे लूट रहे हैं, हमारे भारतीयों की बिजनेस लूट रहे हैं। अंतीफा और ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से अमेरिका में आगजनी की जा रही थी। इलेक्शन वाली दिन यहाँ पे बोर्डिंग हुई थी, आर्मी बुलाई गई थी कि अगर ट्रंप जीत गया तो यहाँ दंगे होंगे। वो हमें नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर कल ट्रंप सपोर्टरों ने एक आखिरी बार अपना प्रदर्शन किया, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं और उन्हें एक गुंडे या मॉब कह के उन्हें आप बहुत और इंसाइट कर रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं, जो एक महिला की जो कल जो मौत हुई है वहां पे, वो 14 साल की अमेरिकन आर्मी की वेटरन थी। और अगर एक अमेरिकन आर्मी का वेटरन सोल्जर जाके ट्रंप के फेवर में अगर वहां प्रदर्शन कर रहा था, तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप इन लोगों को मॉब ना कहें और इनको ट्विस्ट ना करें, ये उनका एक हक था जो कल किया है। हाँ, हम इनको भीड़ ना कहें, हम इनको उपद्रवी ना कहें, हम इनको हिंसा करने वाले लोग ना कहें।
कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? अगर आप चाहते ये लोग तो कल अभिषेक आपका कमल। कैपिटल हिल जला देते। आप इनकी तुलना पाकिस्तान के आतंकवादियों से ना करें जिन्होंने आके हमारी संसद पे भारत में हमला किया था। ये उस हिसाब का हमला नहीं था। आप 4 लोगों की जान गई है, किसकी जवाबदेही है? इसकी पुलिस की गोली से गई है जान। जसदीप सिंह, 4 लोगों की जान गई है। ऐसी नौबत क्यों आई गोली चलाने की? पुलिस ने गोली चलाई है, प्रदर्शनकारियों ने नहीं गोली चलाई। क्यों आई? क्योंकि नवनीत चुग साहब वो कह रहे हैं आप उनको उपद्रवी और मॉब ना बोले, उनको मॉब बोलने पर भी एतराज है। जब हर डेमोक्रेसी में प्रदर्शन होते हैं तो इसमें ये प्रदर्शन एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। प्रोटेस्ट आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और उसमें आप इसे ये नहीं कह सकते कि अगर एक पार्टी ने कर दिया तो वो गुंडागर्दी हो गई, अगर दूसरी पार्टी कर रही है तो वो ठीक है। इसे आपको बिल्कुल, और ये मैं कहता हूं, चुग साहब का एक रिस्पॉन्स लेते हैं आपकी बात पर। चुग साहब का एक रिस्पॉन्स लेते हैं, वो कह रहे हैं आप इनको मॉब ना कहें। हाँ ठीक है, पर पहले दिन से ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनने की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की तो पहले दिन पहला लफ्ज उनका ये था कि ये मैक्सिकन्स खराब लोग हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, मुस्लिम्स ऐसे हैं। पहले दिन से उन्होंने ब्लैक्स, मुस्लिम्स, हिस्पैनिक्स, एशियंस, हैंडीकैप्ड सबके अगेंस्ट बात की और नफरत से चलाए अपने 4 साल। पर खुशी की बात यह है कि अमेरिका का इतनी पावरफुल डेमोक्रेसी है। सबसे पहली बात, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सारे पावर स्टेट्स के पास हैं। इसीलिए अमेरिका की डेमोक्रेसी बहुत बहुत पावरफुल है। स्टेट्स ने बाद में पावर्स डिस्ट्रिक्ट्स को दिए और 19,506 शहर हैं कंट्री में, उनके मेयर और उनका सिटी मैनेजर, वो 38,000 लोग इस कंट्री को चलाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट इररेलेवेंट। प्रेसिडेंट इज ऑलमोस्ट यूजलेस और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है अमेरिका की डेमोक्रेसी को। 30,000 जनने जाए। अमेरिकी संसद की ये तस्वीरें पूरे विश्व के लिए आंखें खोलने वाली हैं। ऐसा बवाल हुआ, ये वहां की संसद, कैपिटल हिल की तस्वीरें हैं। ऐसा बवाल जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में उपद्रवी घुसे, पूरे बवाल में 4 लोगों की जान चली गई। इनमें एक महिला है। उपद्रवियों ने हथियार लहराए, जमकर हंगामा किया। संसद में पहली बार गोलियां चल गई। आरोप यह है कि उपद्रवियों के पास भी हथियार थे। ये तस्वीर देखिए कैसे पुलिस वाला अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है और उपद्रवी उस वक्त दौड़ा रहे हैं। बाद में फिर हथियार बन जब पुलिसकर्मी आए। ये वहां की संसद की हालत की है उपद्रवियों ने। ये लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। किसी भी देश में जो डेमोक्रेसी को मानता है, उसके स्पिरिट को मानता है, उसके लिए वहां की संसद कांच तोड़कर वहां पर घुसे जिस तरह से। और एक तस्वीर तो ऐसी भी है जिसमें वो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। शुरू में संयम दिखाया सुरक्षा कर्मियों ने, लेकिन बाद में गोली की चलाने तक की नौबत आ गई। ये देखिए अंदर वो सब कुछ चल रहा था, बाहर में समर्थक डटे हुए। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर है उनकी एंट्री की, किस तरह से बवाल मचते चला गया। और 4 लोगों की ये अंदर की तस्वीर है। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, गोलियां चलानी पड़ी। वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पर जाकर एक समर्थक बैठ गया, हुड़दंग मचा दिया। इसी पर हम चर्चा आगे लिए चल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई बार कहते हैं ये स्टिल्स जो है बहुत पावरफुल होती है, अलग अलग झंडे और ये सब लेकर, लेकिन कहां पर तमाम सीमाएं लांघ गए और कहां पर हालत ऐसी हो गई कि सब कुछ बेकाबू हो गया, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जीवन जुत्शी जी हमारे साथ, चेयरमैन इंडियन अमेरिकन फेडरेशन के कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं। जुत्शी साहब, जो अमेरिका में भारतीय समुदाय है वो कैसे देख रहा है इसे? देखिए, एक बहुत ही ऐसी घटना है कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट आवर लिसनर्स कि बाइडेन जीत गए हैं, क्योंकि रात को जो इलेक्टोरल कॉलेज दे वर काउंटिंग द कांग्रेस सर्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो बाइडेन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर। तो ट्रंप हैज finally been defeated. आपसे अभिषेक अमर एक कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं हैमिल्टन कॉलेज न्यूयॉर्क में। कितनी शॉकिंग है ये तस्वीरें। दुनिया तो हैरान है ही, लेकिन बाकी का अमेरिका भी सहम रहा होगा कि जिस डेमोक्रेसी पर दंभ भरते थे, उसी के प्रतीक पर इतना बड़ा हमला हुआ। ये अमेरिकी है, आम अमेरिकी,
वहशियों की तरह एक आदमी पर टूट पड़े हैं, उसे मार रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को रोकना पड़ रहा है। अभिषेक, देखिए कहीं ना कहीं शर्मनाक तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत ही शर्मनाक है जो कल हुआ। अगर देखिए डेमोक्रेसी बहुत ही फ्रेजाइल है, कहीं पे भी डेमोक्रेसी बहुत फ्रेजाइल होता है, और वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि उसको बचा के चलें, उसके अच्छे हेल्थ के लिए क्या जरूरी है उसको करते रहना चाहिए। तो अभी तक कभी भी ट्रांजिशन ऑफ पावर में इस तरह का इशू नहीं हुआ है अमेरिका में। ये पहली बार है कि इस तरह से ट्रांजिशन ऑफ पावर इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया, और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के कंधे पे है। राष्ट्रपति अगर किसी डेमोक्रेसी का हेड ही, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी देश का राष्ट्रपति ही अगर उनके इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने लग जाए, वहां के इंस्टीट्यूशंस को, तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाना अपने आप में एक गलत कदम था, और इसीलिए जब बाद में सिचुएशन को कंट्रोल करना था तो उपराष्ट्रपति और दोनों पार्टी के नेताओं ने मिलकर के, सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेताओं ने मिलकर के डायरेक्ट मिलिट्री को कांटेक्ट किया, मिलिट्री के नेताओं को, और फिर वहां से नेशनल गार्ड को बुला करके सिचुएशन कंट्रोल में लिया। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को इस सारे प्रक्रिया से अलग रखना दिखलाता है कि कैसे डेमोक्रेसी को फ्रेजाइल बनाते चले जाएंगे अगर ट्रंप वहां बने रहें। बिल्कुल। आशुतोष जी वापस नहीं, आपने जो बात कही है आगे ले जाते हैं। आशुतोष जी, इंस्टीट्यूशंस पर सवाल खड़ा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, जो अभिषेक कह रहे थे। वहीं से अगर चर्चा को आगे लिए जाएं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप हर इंस्टीट्यूशन को सवालों के घेरे में ले आए, वहां पर आप क्रेडिबिलिटी खत्म करते हैं, वहां पर आप विश्वास खत्म करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में इन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूशन हो। आशुतोष जी, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र के अंदर बहस होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भी बहस होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन है उसकी कार्रवाई पर भी बहस होनी चाहिए। अगर आप बहस रोक देंगे तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हर संस्था को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया, हर संस्था के बारे। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, 11 जून को इस बात की बहस अमेरिका के अंदर हो रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो क्या वो अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। इस पर वहां हजारों पन्ने लिखे गए, और जो बाइडेन ने 11 जून के आसपास ये कहा था कि मिलिट्री को उनको हटाना पड़ेगा अगर वो हार गए। तो सवाल इस बात का, जो कुछ आज हुआ 6-7 महीने के बाद, वो बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को बड़ी करीब से देख रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि किस शख्स को उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया है। अभी 11 नवंबर की बात बताता हूं, जब वहां वोट पड़ गए उसके बाद भी यह सवाल खड़ा हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वहां अगर हारेंगे तो क्या होगा, क्या वो हटेंगे नहीं हटेंगे। तो सवाल बहुत स्पष्ट है, लोकतंत्र के अंदर संस्थाओं की स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, तीखी से तीखी आलोचना होनी चाहिए, ये उनका अकाउंटेबल बनाता है। लेकिन अगर आप डिस्क्रेडिट करने का काम करेंगे तो यह गलत काम होता है, और मुझे लगता है डिस्क्रेडिट करने का काम नहीं होना चाहिए। जो स्वस्थ आलोचना है उसका स्वागत होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए आशुतोष जी ने यह बात सही कही है कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। कभी कभी होता है लोकतंत्र में, कभी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से सत्ता के ऊपर आ जाता है, जैसे इन्होंने बताया कि अमेरिकियों को लगा कि कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया है, दिल्ली में भी लोगों को लगा था कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है। आशुतोष जी स्वयं उसके भुक्तभोगी थे, परंतु मैं ये भी कहूंगा इसके बावजूद दोबारा चुन के आ गए। मर्यादा होती है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, इसीलिए पद की एक मर्यादा होती है, यह ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक बार कोई व्यक्ति, याद करिए हमारे यहां आदर्श क्या है, दुर्योधन भी हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठा था तो पितामह भीष्म ने कहा है गलत, उसको गलत ही माना, मगर उस सिंहासन की निष्ठा नहीं कम करने दी। यहां मुझे अमेरिका में समस्या की जड़ जानते क्या नजर आ रही है? आज बाइडेन जीते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, परंतु यदि कुछ लोग ऐसे थे जो 2016 की जीत को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तो अब वो ये कहें 2020 की जीत को एक्सेप्ट कर लो, तो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। आज जो दृश्य दिख रहा है कैपिटल हिल में, यह नितांत निंदनीय है। परंतु यह भी समझिए कि ब्लैक लाइव मैटर्स पे आंदोलन करना ठीक है, पर मूर्तियां तोड़ना और दुकान लूटना यदि आक्रोश की स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति माना गया, तो फिर वो मॉब था तो यह भी मॉब है। यदि वो अभिव्यक्ति थी तो यह भी अभिव्यक्ति। तो अमेरिका को तय करना है कि आप अपनी डेमोक्रेसी को कहां लेके जा रहे हैं, और अमेरिका के बुद्धिजीवी वर्ग को तय करना है कि उन्हें संस्थानों की मर्यादा कहां रखनी है। एक और बात मैं कह दूं, अमेरिका दुनिया का सबसे शिक्षित और समृद्ध देश है। अंजना जी, इससे हमें एक शिक्षा और लेनी चाहिए। सबसे शिक्षित और समृद्ध देश में इस प्रकार की मॉबोक्रेसी,
जो कुछ वहां से पिछले 1 साल में दिखाई पड़ रहा है, और दुनिया के सबसे पैसे वाले देश क्षेत्र मिडिल ईस्ट से आतंकवाद, इससे अब वो थ्योरी डब्बे में बंद कर देनी चाहिए कि गरीबी और अशिक्षा से अव्यवस्था निकलती है, आतंकवाद निकलता है या दंगे निकलते, बंद कर दीजिए वो डब्बा। सबसे शिक्षित, सबसे समृद्ध, सबसे पैसे वाले क्षेत्रों से अव्यवस्था और आतंकवाद निकल रहा है, विचारधारा से निकलती है। इसलिए विचार के ऊपर विचार करिए और सही विचारधारा की तरफ लोगों को ले जाने का प्रयास करिए। ये सब चीजें अब निर्मूल, निराधार, और मैं कहूं मतलब बीजेपी का साथ, सही विचारधारा मतलब बीजेपी का साथ, वरना देशद्रोही। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा, देखिए सही वाला पता नहीं चलता ना सर, आपका सही तो एक ही है। नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। आप नहीं, मैं सही, मैंने आपने जो बात पहली कही थी। अंजना जी ये बताइए, महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा के द्वारा इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, वॉशिंगटन तक में उनकी मूर्ति है। गांधी और गन में कोई संबंध हो सकता है? जब इस ढंग के छलावेपूर्ण वाक्यों के द्वारा बौद्धिक आवरण देने का प्रयास किया जाए और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाए, तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में लोकतंत्र के साथ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जल्दी से आशुतोष जी। नहीं, देखिए सुधांशु जी बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन आज तक इनकी पार्टी ने जो मोबोक्रेसी थी, जिसने बाबरी मस्जिद को गिराया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की, जिसको असंवैधानिक गलत माना था, उसकी आज तक इनकी पार्टी ने निंदा नहीं की है। अगर मोबोक्रेसी जो कैपिटल हिल में घुसेकर उसकी निंदा जरूरी है, तो बाबरी मस्जिद गिराने वालों की भी निंदा जरूरी है। आपकी पार्टी क्यों नहीं करती है? आपके वरिष्ठतम नेता क्यों नहीं करते? ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से लेकर मत आइए, लेकर मत आइए। आशुतोष जी, सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव उसको विवादित ढांचा कहा है। ये बाबरी मस्जिद कहकर ही तो भड़काया गया, जिसको हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर अंग्रेजी में और हिंदी में विवादित ढांचा कहा गया। जहां 70 साल से मूर्ति पूजा हो रही है, वहां कभी कंसिस्टेंट हुआ ही नहीं। यही तो भड़काना होता है। सुधांशु जी, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दोबारा पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। कृपया करके आप गलतफहमी मत फैलाइए। सुधांशु जी जवाब कंक्लूड कीजिए जल्दी से, एक लाइन में। और फिर अगर आशुतोष जी, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए हम बाबरी मस्जिद दोबारा बात कर रहे हैं, आप कृपया करके निंदा तो कर सकते हैं ना। अंकल सैम से अंकल शेम तक का ये सफर है, जब चुनावी नतीजों को ना मानते हुए, जीत हार तो लगी रहती है लोकतंत्र में, लेकिन चुनावी नतीजों को ना मानते हुए ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर ही हमला बोल दिया। 4 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्राध्यक्ष पूरे विश्व के कह रहे हैं ये अमेरिका के लिए काला दिन। देखते रहिए आज।